नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गौरव गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल वास्तु गौरव। साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा विक्रमादित्य घड़ी क्या होती है, विक्रमादित्य घड़ी में क्या खास होता है, कैसे विक्रमादित्य घड़ी में गणनाएं होती हैं। आज हम देखेंगे कि विक्रमादित्य घड़ी को उज्जैन में अनावृत क्यों किया गया। पर उससे पहले रियल एस्टेट से जुड़े कानूनों, रियल एस्टेट से जुड़े जानकारियों के लिए तथा वास्तु और वास्तु से संबंधित टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। उज्जैन अद्भुत है और अद्भुत हो भी क्यों ना, क्योंकि ये महाकाल का निवास है, महाकाल की नगरी है। उज्जैन जब दुनिया में समय नापने की कोई इकाई नहीं थी, समय नापने का कोई नियम नहीं था, तब उज्जैन दुनिया को समय की गणना का सटीक नियम बता रहा था। यह कोई काल्पनिक या कोरी बात नहीं थी, इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण थे। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को काल और समय का देवता माना गया है। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि काल चक्र प्रवर्तक को महाकाल, यानी महाकाल काल चक्र के प्रवर्तक हैं, काल चक्र का निर्धारण करते हैं। उज्जैन सिर्फ समय का भौतिक केंद्र नहीं, बल्कि समय और काल को नियंत्रित करने की एक देवी और सनातन व्यवस्था है। सदियों से हिंदू पंचांग और हिंदू कैलेंडर उज्जैन को केंद्र मानकर बनाए जाते रहे हैं। महाकाल समय को नियंत्रित करने वाले, काल और मृत्यु के भय से मुक्त करने वाले ईश्वर हैं। सृष्टि के सृजन से यानी आरंभ से अंत तक साक्षी के रूप में रहने वाले भगवान हैं। आज से ही नहीं, सदियों से उज्जैन को दुनिया की नाभि यानी ब्रह्म स्थल, जिसे नेवल ऑफ अर्थ भी माना जाता रहा है। उज्जैन को दुनिया का पहला टाइम कीपर माना जाता रहा है। उज्जैन जिसे जीएमटी आने से पहले दुनिया के केंद्र के रूप में शोहरत हासिल थी। आपका, हमारा और बाबा महाकाल का उज्जैन इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि बरसों पहले प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने पता लगा लिया था कि उज्जैन ही पृथ्वी की उस भूमध्य रेखा यानी प्राइम मेरिडियन पर मौजूद है, जहां से समय की सबसे सटीक गणना हो सकती है। यह रेखा कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी काटती है, जो खगोलीय घटना को देखने के लिए उज्जैन को दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह बनाती है। आपने नाम सुना होगा महान खगोलविद वराहमिहिर का। महान भारतीय खगोलविद वराहमिहिर अपने ग्रंथ पंच सिद्धांत और बृहद संहिता में उज्जैन की मध्य रेखा को समय की गणना के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में वर्षों पहले स्थापित कर चुके थे। और उनका ये कार्य इस बात का प्रमाण है कि जीपीएस सिस्टम यानी आज की लोकेशन आने से पहले भारत का ज्ञान विज्ञान अक्षांश और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड की जानकारी रखता था। इन खगोलीय और भौगोलिक साक्ष्यों से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में समय की गणना कोई रहस्य या कल्पना नहीं, बल्कि एक उन्नत विज्ञान थी जिसका अपना स्वयं का सार्वभौमिक मानक था। अब हम देखेंगे कि जीएमटी और आईएसटी की जरूरत क्यों पड़ी। जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम और आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्यों इन्हें लागू किया गया, इनकी परिकल्पना का क्या आधार था, देखते हैं आगे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत का समय था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में औद्योगिक क्रांति तेजी से रफ्तार पकड़ रही थी। वैज्ञानिक खोज, महत्वपूर्ण आविष्कार लोगों को अचंभित कर रहे थे। वैश्विक उपनिवेश विस्तार कर रहा था। इस दौरान भाप के इंजन, रेलवे और टेलीफोन जैसी नई तकनीकों ने परिवहन और संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। बढ़ते बदलते ग्लोबलाइजेशन से समुद्री रास्तों से व्यापार और यात्राएं उन्नत हो रही थी, पर समस्या बन रहा था विश्व के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय होना, यानी एक मानक समय का न होना। बदलते दौर में समय की एकरूपता के लिए जीएमटी की परिकल्पना दुनिया के सामने लाई गई। जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम, इसकी शुरुआत 1675 में ग्रीनविच वेधशाला की स्थापना के साथ इंग्लैंड में हुई, ताकि समुद्री यात्रियों की सहायता की जा सके। हालांकि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सन 1884 में अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन में अपनाया गया था। जीएमटी की परिकल्पना का आधार बना 0 डिग्री मेरिडियन, जिस पर 0 देशांतर माना गया। धरती पर समय और तारीख और स्थिति तय करने के लिए मानी गई वो काल्पनिक रेखा। 0 देशांतर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य पर वो काल्पनिक रेखा है जो पूरी धरती को 2 भागों में बांटती है। 0 मेरिडियन यानी 0 देशांतर, 0 देशांतर के पूर्व की दुनिया और 0 देशांतर के पश्चिम की दुनिया। 0 देशांतर के पश्चिम में 15-15 डिग्री के अंतर में 12 टाइम जोन है। 0 देशांतर के पूर्व में 15-15 डिग्री के अंतराल के 12 टाइम जोन है। यानी जीएमटी समय क्षेत्र में दुनिया को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। आप जानते हैं कि पृथ्वी एक दिन में 360 डिग्री का एक घूर्णन पूरा कर लेती है। हर डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, यानी 15 डिग्री के अंतर में 60 मिनट घूम जाती है। आपने क्रिकेट मैच के दौरान या कोई अंतर्राष्ट्रीय इवेंट के दौरान देखा होगा कि उस इवेंट के लिए 3 समय लिखे रहते हैं,
पहला जीएमटी, दूसरा आईएसटी और तीसरा उस देश या जहाँ पर आयोजन होना है उसका लोकल टाइम। जीएमटी में हमेशा रेफरेंस टाइम के रूप में यूज किया जाता है। आईएसटी में हमेशा लिखा रहता है जीएमटी प्लस 530। क्या होता है जीएमटी प्लस 530 का मतलब? तो साथियों, जीएमटी ग्रीनविच मीन जो शहर है उसे माना गया कि शून्य देशांतर पर है। शून्य देशांतर के सापेक्ष में भारत की स्थिति है 82.5 डिग्री ईस्ट में, यानी जीएमटी के रेफरेंस में हमें समय निकालना है तो हमें 82.5 में प्रत्येक घूर्णन पर 4 डिग्री का अंतर आता है। तो हम गुणा करेंगे तो समय निकलेगा 330 मिनट। 330 मिनट को हम घंटों में बांटेंगे तो 5.5 घंटे हमारा समय वहां से आगे हो जाएगा। यानी ईस्ट में 82.5 डिग्री हमारा देश स्थित है जीएमटी के रेफरेंस लाइन पर, तो लिखा जाता है जीएमटी प्लस 530। यदि किसी देश की स्थिति जीएमटी रेफरेंस लाइन के पश्चिम में होती तो जितनी डिग्री पश्चिम में होती वो समय घटा दिया जाता। दुनिया के हर हिस्से में सूरज अलग अलग समय पर निकलता है, इसलिए समय की गणना में एक रूपता लाने के लिए बेंचमार्क के रूप में दुनिया का समय ग्रीनविच मीन टाइम से तय किया गया। भारत ने आजादी के तुरंत बाद 1 सितंबर 1947 को अपना स्वयं का मानक समय यानी आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अपना लिया था। समय का वैज्ञानिक आधार देशांतर रेखा। समय की इस व्यवस्था को समझने के लिए देशांतर रेखाओं को जानना बेहद जरूरी है। पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लेती है। इसका मतलब है कि हर 1 डिग्री देशांतर पर समय में 4 मिनट का अंतर आता है। भारत की भौगोलिक चौड़ाई के कारण देश के सबसे पश्चिमी छोर यानी गुजरात और सबसे पूर्वी छोर यानी अरुणाचल प्रदेश के बीच देशांतरों में लगभग 29 डिग्री का अंतर आ जाता है, जिसके कारण इन दो जगहों के समय में करीब 2 घंटे का फर्क पड़ता है। यानी अरुणाचल प्रदेश में सूरज गुजरात से 2 घंटे पहले उदय होगा। ट्रेन, फ्लाइट और रोजमर्रा के कामों में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए एक समय की जरूरत पड़ी। आईएसटी रेखा का चुनाव इस समस्या को हल करने के लिए देश के बीचों बीच से गुजरने वाली 82.5 डिग्री ईस्ट की देशांतर रेखा को आईएसटी के लिए चुना गया। यह रेखा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। हमारा मानक समय इलाहाबाद यानी आज का प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से कैलकुलेट किया जाता है और इलाहाबाद वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी समय की देखरेख करती है। हम जान ही चुके हैं कि जीएमटी की तुलना में भारत का समय जीएमटी प्लस 530 यानी 5.5 घंटे आगे है और इस आगे होने का कारण है भारत का जीएमटी लाइन की ईस्ट में होना 82.5 डिग्री पर होना। भारत में हमेशा से ही 2 टाइम जोन की मांग की जाती रही है। क्यों 2 टाइम जोन की मांग की जाती रही है, इसका इतिहास क्या है, इससे फायदे क्या है, इससे नुकसान क्या होंगे? तो साथियों, ब्रिटिश राज में भारत में पहले बॉम्बे टाइम और कोलकाता टाइम 2 अलग अलग मानक समय थे। जब 1947 में आईएसटी अपनाया गया उसके बाद 1955 में इन दोनों पुराने समय को खत्म कर दिया गया। आज भी असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जैसे नेताओं और वैज्ञानिक संस्थाओं CSIR NPL की तरफ से पूर्वोत्तर भारत के लिए एक अलग टाइम जोन की मांग होती रही है ताकि सुबह जल्दी सूरज निकलने से बेहतर रोशनी का उपयोग किया जा सके। फिलहाल यह प्रस्ताव लागू नहीं हुआ है और टाइम जोन विभाजित न होने के मुख्य कारण के रूप में सरकार ने इस प्रस्ताव को मुख्य रूप से परिचालन और सुरक्षा संबंधी जटिलताओं के कारण अस्वीकार कर दिया है। इसमें क्या जटिलताएं होंगी? तो सबसे पहली जटिलता होगी परिवहन की। परिवहन में जटिलता रेलवे संचालन के लिए एकल टाइम जोन होना आवश्यक है। 2 टाइम जोन होने पर सीमा पार करने वाली ट्रेनों के लिए समय में 1 घंटे का बदलाव करना पड़ेगा, जिससे यात्रियों में भ्रम, सिग्नलिंग त्रुटियां और बड़े पैमाने पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरा होगा प्रशासनिक समन्वय। केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय, बैंकों और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के बीच रियल टाइम संचार और प्रशासनिक समन्वय बनाए रखने में गंभीर समस्या आएंगी। 2 टाइम जोन होने से कमांड एंड कंट्रोल, आदेश और नियंत्रण में रुकावट आ सकती है। चौथा मत यह है कि 2 टाइम जोन होने से राष्ट्रीय एकता में बाधा होगी। कई नीति निर्माताओं का तर्क है कि एक ही समय देश में एक राष्ट्र की भावना को मजबूत करता है, जबकि 2 टाइम जोन मनोवैज्ञानिक रूप से देश को विभाजित कर सकते हैं। अब 2 टाइम जोन की मांग करने वालों के तर्क समझें। उनका कहना है कि भारत में अगर 2 टाइम जोन होंगे तो क्या फायदे होंगे। वैश्विक समय का सिद्धांत यानी ग्लोबल टाइम कॉन्सेप्ट, आपको ये सिद्धांत मालूम होगा कि धरती गोल होने और हर वक्त घूमने के कारण अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय सूरज निकलता है। किसी जगह गुड मॉर्निंग हो रही होगी तो कहीं गुड इवनिंग, लेकिन क्या पूरी धरती पर एक ही समय हो रहा होता है? इसका सीधा जवाब है नहीं। उदाहरण के लिए, जिस वक्त इंडिया में रात के 9 बज रहे होते हैं उसी वक्त न्यूयॉर्क में सुबह के 11:30 और लॉस एंजलिस में सुबह के 8:30 बज रहे होते हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका जैसे एक ही देश में घड़ी में एक ही समय पर अलग अलग टाइम होता है। रूस जैसे देश में तो 11 टाइम जोन बताए गए हैं।
जबकि भारत में ऐसा नहीं होता। यहाँ पूरे देश में एक ही वक्त पर 9 बजते हैं, क्योंकि यहाँ एक ही टाइम जोन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन विशेषज्ञ इस बात पर विचार कर रहे हैं कि देश में 2 टाइम जोन होने चाहिए। भारत भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़ा देश है। भारत 97.24 ईस्ट से लेकर 68.7 पूर्व तक फैला हुआ है। यह बहुत बड़ा एरिया है। पूर्वोत्तर में बाकी भारत के मुकाबले सूरज जल्दी उग जाता है, लेकिन सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग बाकी देश के हिसाब से सुबह 10 बजे से ही शुरू होती है। उनका तर्क है कि अगर सुबह जल्दी हो रही है तो शाम भी जल्दी हो जाती है और ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि रोशनी कम हो जाने के बाद भी देश के उस हिस्से के दफ्तरों में कामकाज चलता रहता है, जिससे बिजली की लगातार खपत होती रहती है। ऐसे में यदि उत्तर पूर्व के लिए, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनके लिए एक नया टाइम जोन बना दिया जाए तो वहाँ दिन की शुरुआत होते ही काम शुरू हो जाएगी और दिन ढलने पर काम बंद किया जा सकता है। उनका तर्क है कि यदि नया टाइम जोन बनाया गया तो 1 साल में 2 करोड़ किलोवाट बिजली बचाई जा सकती है। इतनी बिजली से 100 वाट के 23,000 बल्ब 1 साल के लिए जल सकते हैं। यह सारा विवाद ऊर्जा की बचत और प्रशासनिक जटिलताओं के बीच संतुलन बनाने को लेकर है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कैसी लगी आपको जानकारियाँ? यदि आपको वीडियो पसंद आया और आपको यहाँ पर जो बताया गया वो वैल्यूएबल लगा, इस चैनल को फॉलो करें। नमस्कार।